आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना नया मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो कि है एडाबूस्ट। तरीके से तो हमें एडाबूस्ट सबसे पहले कवर करना चाहिए था, क्योंकि एडाबूस्ट हमारा वन ऑफ द फर्स्ट बूस्टिंग एल्गोरिथम है। सबसे पहले इसी को बनाया गया था। आई थिंक 1996 के करीब बनाया गया था एडाबूस्ट को। फिर जो बाकी ग्रेडियंट बूस्ट हैं, एक्सजे बूस्ट हैं, बाकी जितनी भी टेक्निक है बूस्टिंग की, वो एडाबूस्ट से इंस्पायर हो के बनी थी। राइट। तो एडाबूस्ट का अगर हम पहले नाम देखें, तो इसमें जो एडा है, इसका मतलब होता है एडेप्टिव बूस्टिंग। अब एडेप्टिव बूस्टिंग क्या होती है ये अभी हम समझेंगे, जैसे मैथमेटिकल वगैरह में जाएंगे। एडेप्टिव मतलब आपके सैंपल के हिसाब से आपका एल्गोरिथम अडेप्ट करेगा। मतलब एक रो को अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए तो वो उसको उतनी इंपॉर्टेंस देगा, दूसरी रो को कम मिलनी चाहिए तो वो उसको उतनी कम इंपॉर्टेंस देगा। ऐसे के हिसाब से चलता है ये वाला एडेप्टिव बूस्टिंग। उसके बाद देख लेते हैं कि इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था। तो इसको इंट्रोड्यूस किया था हमारे दो लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था इसको। पहले हैं हमारे यूएफ फ्रेंड, एंड दूसरे हमारे रॉबर्ट सेफायर। और कब किया था ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1996। इतना पहले कर दिया था। देन उसके बाद ग्रेडियंट बूस्टिंग आया था, देन एक्सजी बूस्ट आया, देन बाकी बूस्टिंग एल्गोरिथम जो आते रहते हैं, हमेशा ही आते रहते हैं बूस्टिंग एल्गोरिथम्स। तो एक तरह से आप इसे बोल सकते हो ये एक ओजी बूस्टिंग एल्गोरिथम है, बहुत पुराना है, लेकिन आज तक यूज होता है ये। देन एक और मैं आपको एडेप्टिव का समझाता हूँ। एडेप्टिव जो इसमें वर्ड है, इसका एक मतलब है। देखो, अब क्या होता है, आपका डेटा सेट है। डेटा सेट में क्या होती हैं, आपकी रोज होती हैं। ठीक है, मान लो आपके डेटा सेट में 10,000 रोज हैं। अभी सैंपल के लिए हम लेते हैं 10 रोज हैं आपके डेटा सेट में। तो ये क्या करता है, अब तक आपने पढ़ा है कि हम वेट्स असाइन करते हैं, लेकिन अब तक हम वेट्स किसको असाइन करते थे, फीचर्स को असाइन करते थे वेट। कि फीचर 1 को एक वेट असाइन कर दिया, फीचर 2 को एक वेट असाइन कर दिया। बट यहाँ थोड़ा अलग है। य- यहाँ पे क्या करता है, ये रोज को वेट असाइन करता है। ठीक है। अब तक क्या होता था, अब तक आप देख रहे थे कि जैसे वीक लर्नर को वेट असाइन कर दिया, फीचर को वेट असाइन कर लिया, ये दो चीजें आप दिख चुके हैं ऑलरेडी। बट एडेप्टिव बूस्टिंग क्या करता है, रोज को भी वेट असाइन करता है। देख, वीक लर्नर को तो करेगा ही, वीक लर्नर को तो वेट असाइन करता ही है, जैसे वीक लर्नर को एक वेट असाइन होता ही होता है, आपको पता है ऑलरेडी। बट ये रोज को भी वेट असाइन करेगा, कि मतलब जो रोज, जैसे 10 रोज हैं आपके डेटा सेट में, उनमें से आपकी 5 काम की है, तो इन 5 को वो देगा, अच्छा वेट देगा, कि मतलब हाँ इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है इन 5 रोज की। बट जो बाकी रोज होंगी उनको थोड़ा कम वेट देगा, कि मतलब इनकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है उनके कंपैरिजन में। तो ऐसा है ये। तो यहीं से ये टर्म आता है एडेप्टिव। ये याद रखना, ये एडेप्टिव काम करता है रोज पे, ना कि फीचर, ना कि वीक लर्नर। रोज पे काम करता है, रोज को देता है ये इंपॉर्टेंस। ये काम कैसे करता है, अब देखो, मैंने जैसा आपको बताया, 10 रोज को क्लासीफाई कर रहा है ये। ठीक है। 10 में से 5 को तो इसने इजीली कर दिया। ठीक है। अब 5 इसने मिस क्लासीफाई कर दी, मतलब नहीं कर पाया उन्हें अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पाया 10 को। तो अगली बार जो अगला आइट्रेशन होगा उनमें इन 5 को अच्छा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, क्योंकि उन पांचों को तो उसने प्रिडिक्ट कर चुका है ना। तो अब उनको इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी इतनी, क्योंकि वो तो हो चुके हैं ऑलरेडी प्रिडिक्ट। अब किसको इंपॉर्टेंस मिलेगी, जो गलत प्रिडिक्ट हुए हैं, उनको, उन 5 को इंपॉर्टेंस देगा अगली बार, अगले वीक लर्नर में। ठीक है। अब उन 5 में से 3 वापस सही हो गए प्रिडिक्ट। फिर अगला जो आइटरेशन होगा, फिर जो बाकी 2 बचे हैं जो अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं हो पाए, उनको इंपॉर्टेंस देगा। और ऐसे ऐसे करके चलता रहता है, जो कि हर बूस्टिंग एल्गोरिथम में ऐसे ही तो होता है। अभी और अच्छे से डिटेल में समझेंगे, अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा और अच्छे से समझेंगे अभी। देन एक और चीज़ है इससे रिलेटेड, इस एल्गोरिथम को गॉडल प्राइज मिला था इन 2003। गॉडल प्राइज क्या होता है,
मतलब कंप्यूटर साइंस के उसमें, जैसे अगर थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस होती है जो, जैसे आपने कुछ एल्गोरिथम डिजाइन करा अपना खुद का, तो बहुत प्रेस्टिजियस प्राइज है ये। तो एडेप्टिव बूस्टिंग ने ये प्राइज जीता था 2003 में। देन हमारा हो गया, ऐसा नहीं है कि एडाबूस्ट सबसे पहला ही एल्गोरिथम था बूस्टिंग में, ये सबसे पहला एल्गोरिथम था जो फेमस हुआ था। मैं यहाँ पे अपना क्लियर करूंगा एक बार, ये नहीं है कि ये सबसे पहला एल्गोरिथम था, ये जो सबसे पहला बूस्टिंग एल्गोरिथम था जो फेमस जल्दी हुआ था। क्यों फेमस हुआ था? क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस एक तो बहुत हाई थी, ठीक है, एज कंपेरिजन टू जो इससे पहले बूस्टिंग एल्गोरिथम बने थे। और दूसरा, लाइक ये, इसका ना मेन, रिग्रेशन तो कर सकता है ये, रिग्रेशन क्लासिफिकेशन दोनों कर सकता है, बट इसका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है ना वो क्लासिफिकेशन है। ये टेक्स्ट क्लासिफिकेशन तक कर सकता है। जैसे एक्जीबूस्ट में हमने पढ़ा था, एक्जीबूस्ट का एक डिसएडवांटेज था कि वो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन नहीं कर सकता। सोचो, एडाबूस्ट एक्जीबूस्ट से बहुत पहले आ चुका है, बट तब भी ये टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कर पाता था। तो उस टाइम के हिसाब से बहुत पावरफुल था एडाबूस्ट, ठीक है। तो ये फेमस हो गया था क्यों? ड्यू टू हाई परफॉर्मेंस, ठीक है। अब देखो, अब आप सोच रहे हो कि ये इतना पावरफुल एल्गोरिथम है, हाई परफॉर्मेंस दे रहा है, तो इसमें मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा होगी, बट ऐसा नहीं था। इसमें कोई भी एकदम हाई लेवल की मैथमेटिक्स नहीं लग रही थी, बहुत सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स थी इसमें। अभी आप जब मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन देखोगे इसका तो आप समझ जाओगे, कोई डिफरेंशिएशन वगैरह नहीं, कोई कुछ नहीं, नॉर्मल मैथ, बेसिक मैथ, प्लस माइनस वाला, बस। चलो, ये तो हो गई कुछ बेसिक सी बातें एडाबूस्ट से रिलेटेड। अब हमें ये देखना है कि ये अब तक हमने जो पढ़ा है, ग्रेडियंट बूस्ट, एक्सी बूस्ट, उनसे अलग कैसे है, डिफरेंट कैसे है ये, ठीक है। मैथमेटिकल भी देखेंगे, बट पहले देख लेते हैं ये डिफरेंट कैसे है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ग्रेडियंट बूस्ट और एक्सी बूस्ट, ठीक है, एक ही साथ ले रहा हूँ एक्सी बूस्ट ग्रेडियंट बूस्ट को, क्योंकि दोनों सिमिलर है काफ़ी। और यहाँ पे हम ले लेते हैं अपना एडा बूस्ट, राइट। चलो, तो पहले बात करते हैं हम ग्रेडियंट बूस्ट की। अब देखो, ग्रेडियंट बूस्ट है ना, वो आपका फोकस करता है ऑन रेसिडुअल्स। अगर आपने ग्रेडियंट बूस्ट का वो देखा होगा मैथमेटिकल वगैरह, तो उसमें हम रेसिडुअल निकालते हैं। रेसिडुअल क्या होता है? एरर, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, रेसिडुअल्स, या हम बोल सकते हैं एरर्स, ठीक है, ऑफ प्रीवियस वीक लर्नर। मतलब आपने एक वीक लर्नर ट्राई किया, ठीक है, उसने आपको, देखो मैं बताता हूँ सिंपल सा, सपोज फर्स्ट, आपका फर्स्ट वीक लर्नर था, फर्स्ट वीक लर्नर, और उसमें आपकी जो एरर आ रहे थे, ओवरऑल जो एरर आ रहा था, ओवरऑल एरर आ रहा था, वो आपका मान लो आ रहा था 3, ठीक है। अगली बार जो सेकंड वीक लर्नर आया, अब आपका एरर थोड़ा कम होके कितना हो गया, अब हो गया 2। ऐसे करके थर्ड आया, एरर हो गया आपका 1। ऐसे करके आपने एरर बहुत माइनस कर दिया, मतलब कम हो गया आपका एरर, और आपका मॉडल अच्छा बन गया, ठीक है। ये तो बात हो गई एक्जीबूस्ट और ग्रेडियंट बूस्ट की, ऐसे काम करता है वो, रेसिडुअल्स या एरर्स पे फोकस करते हैं, ठीक है। मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं एरर को। क्या करने की कोशिश करते हैं? ये पॉइंट याद रखना, मिनिमाइज, ये वर्ड है, मिनिमाइज एरर। अब जबकि यहाँ देखना, यहाँ क्या होता है एडा बूस्ट में, एडा बूस्ट में क्या होता है, फोकस ऑन मिस क्लासिफाइड रोज, और वी कैन सैंपल्स, और एक और नाम बोल सकते हो आप, इंस्टेंसेस। एक ही चीज को बोलते हैं, ठीक है। रोज को आप सैंपल से बोलते हो, इंस्टेंसेस भी बोलते हो, ठीक है। एंड करेक्ट देम। देखो, यहाँ पे है मिनिमाइज एरर, यहाँ पे है करेक्ट देम। अब देखो, अब मतलब देखो इसका, ये तो एरर को कम करने की कोशिश करता है ग्रेडियंट बूस्ट और एक्जी बूस्ट। मतलब आपका ओवरऑल एरर आ रहा है 3 आ रहा है,
तो अगले वाले आइट्रेशन यानी अगला वीक लर्नर आएगा तो वो उसको एरर को कम करने की कोशिश करेगा, तो वो 2 कर देगा उसे, अगला वाला 1 करेगा। मतलब आपका जो एरर आ रहा है ओवरऑल उसको कम कर रहा है, ओवरऑल एरर को। बट यहाँ नहीं, एडाबूस्ट में क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी ओवरऑल डेटा में 10 रोज है, ठीक है। अभी उसने 10 में से 5 को प्रिडिक्ट कर लिया है करेक्टली, ठीक है। 5 तो अच्छे से प्रिडिक्ट हो चुकी है, राइट। बची कितनी, 5 रोज बची हैं अब, ठीक है, अगले आइट्रेशन में। अब इन वो 5 रोज पे फोकस करेगा जो गलत प्रिडिक्ट हुई थी। ये कौन सी हुई थी 5 रोज, ये रॉन्ग प्रिडिक्टेड वाली 5 रोज है, ठीक है। ये तो सही हो चुके हैं, अब इनको ध्यान मत दो। ये जो 5 रोज सही हो चुके हैं प्रिडिक्ट, इनको भूल जाओ। जो रॉन्ग वाली है उनको देखो। अब ये रॉन्ग वाली को ठीक करने की कोशिश करेगा। मान लो इसने रॉन्ग में से 3 को ठीक कर दिया, सही प्रिडिक्ट कर दिया ठीक है। देन जो अब कितनी बची जो गलत हो रखी है अभी, 2 बची, ठीक है। अगली बार में इसने उन 2 में से भी 1 को ठीक कर दिया है। अब कितनी बची जो खराब हो रखी है, वो 1 ही बची है, तो 1 को अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करता है ये रोज पे फोकस करता है। और ये किस पे फोकस करता है, मिनिमाइज एरर पे। और ये उनको करेक्ट करने की कोशिश करता है। तो फर्क समझ रहे हो ना थोड़ा बहुत। और कुछ और चीजें भी हैं, यहीं पे लिख देता हूँ इन्हें, ठीक है। एक तो मैंने आपको बता दिया, क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों में काम आता है। क्लासिफिकेशन इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। देन हमारा हो गया, इतनी ज़्यादा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग नहीं चाहिए होती है एडा बूस्ट को। देखो ओजी एल्गोरिथम है, बहुत पुराना, ओल्ड इज गोल्ड। ओजी का मतलब ओरिजिनल गैंगस्टर होता है वैसे, बट ओल्ड इज गोल्ड मान लो अभी के लिए, ठीक है। और डजेंट रिक्वायर मच ट्यूनिंग, ज़्यादा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करने की जरूरत नहीं होती इसको। ये अगर नॉर्मली भी चलाओगे तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे देगा। बट जैसे कि आपको ग्रेडिएंट बूस्ट और एक्जी बूस्ट में पता है, इनके लिए आपको अच्छी सी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करनी होती है, वरना ये ओवर फिटिंग वगैरह गलत आउटपुट वगैरह करने लग जाते हैं, ठीक है। अनलाइक ग्रेडियंट बूस्ट एंड एक्सजी बूस्ट, ठीक है। तो ये कुछ होगा आपके थोड़ी सी बेसिक से पॉइंट, इसके नाम वगैरह, किसने बनाया था, प्राइज जीता था इसने, और कैसे ये डिफरेंट है, एक्सजी बूस्ट और एडा बूस्ट एक दूसरे से कैसे अलग है। तो ये वर्ड याद रखना, मिनिमाइज करने की एरर और करेक्ट करने का एरर, इतना ही फर्क है उसमें। देन हमारा जो नेक्स्ट होता है वो होता है जनरल वर्किंग। अब जनरल वर्किंग में मैंने ऑलरेडी बताया कि सारे बूस्टिंग एल्गोरिथम की सेम होती है। तो अगर आपको देखना है तो आप एनसेम्बल लर्निंग की एक वीडियो थी, ठीक है। सबसे पहले जब हमने एनसेम्बल लर्निंग स्टार्ट की थी, उसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप डायग्राम के थ्रू समझा रखा है पूरा, तो आप ये ऑलरेडी देख सकते हैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको आई थिंक कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि बूस्टिंग एल्गोरिथम का जो मेन बेस होता है सेम होता है सबका, तभी उन्हें बूस्टिंग कैटेगरी में डाला गया है। देन हम इसका जो देखेंगे वो होगा इसका मैथमेटिकल, जो कि इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसका मैथमेटिकल एज कम्पेयर टू एक्सी बूस्ट एंड ग्रेडियंट बूस्ट बहुत अलग है। क्यों, क्योंकि हमने बोला ना वो एरर पे फोकस करता है, ये इंस्टेंसेस पे फोकस करता है एडा बूस्ट। तो देखते हैं अभी। तो पहले मैं यहाँ पे एक इंडेक्स करके बनाता हूँ, इसको इग्नोर करो, ठीक है। ये बस मैंने अपने उसके लिए बना रखा है, ये वाला फीचर इग्नोर करना, ये कुछ नहीं है। देन हमारे पास एक और फीचर है x1, ये आपका पहला इनपुट फीचर है। ये हो गया आपका x2, ये आपका दूसरा इनपुट फीचर है। y आपका आउटपुट फीचर है। अभी कुछ और चीज़ आएंगी यहाँ पे धीरे धीरे, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करेंगे। तो मैं 6 वो ले लेता हूँ। तो इंडेक्स हो गई आपकी 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। तो x1 में डालते हैं कैटेगरी 1 2 1 3 2 1 3 2 3 1। बिग आउटपुट कॉलम बनाते हैं 3.5। यहाँ पे हम रिग्रेशन का केस लेते हैं, ठीक है।
वैसे तो क्लासिफिकेशन का स्ट्रांग होल्ड है, बट रिग्रेशन से आपको इजीली समझ आएगा। बाकी देखो, जैसे रिग्रेशन काम करता है, क्लासिफिकेशन वैसे ही काम करता है, बस थोड़ा बहुत थोड़े से चेंज हो जाते हैं, माइन्यूट चेंजेस होते हैं। बट आपको मेन क्या होना चाहिए, फाउंडेशन पता होनी चाहिए काम करने की एल्गोरिथम की। ये रिग्रेशन क्लासिफिकेशन मैटर नहीं करता। इंटरव्यूज में ऐसा नहीं पूछते कि आप क्लासिफिकेशन से एग्जांपल दो, वो बस बोलेंगे एडाबूस समझाओ मुझे कैसे काम करता है। 4.0, 6.0 एंड 4.5। तो ये हो गए आपके अभी के लिए कुछ कॉलम्स। इसमें आप मेन फोकस करो x1 x2 एंड y पे। बाकी जैसे जैसे आएंगे स्टेप्स तो देख लेंगे बाकी भी जो कॉलम्स बनेंगे अभी यहाँ। ठीक है, चलो तो पहला स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले क्या करेगा, सारे रोज को, देखो इसका मेन फोकस रोज है। मैं रोज को सैंपल्स बोल सकता हूँ, इंस्टेंसेस बोलता हूँ, तो उसे समझ लेना एक बार अगर मैं कुछ भी बोलूँ इनमें से वर्ड। तो ये क्या करेगा, पहले सारे रोज को एक वेट देगा, इनिशियलाइज वेट्स टू ऑल रोज। ठीक है, सारी रोज को कुछ एक वेट देगा। अब वो इनिशियल वेट कैसे होगा आपका, जो इनिशियल वेट बनता है आपका, इनिशियल वेट होगा आपका, वो क्या होता है आपका 1/n। n क्या होगा आपका यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, अब 1/n, 1 कितनी रोज है हम पे, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 1/6। कैलकुलेट करना कैलकुलेटर में, तो ये आएगा शायद 0.167। देख लेना एक बार मैथमेटिकली, अगर थोड़ा बहुत कहीं पे गलत भी हो जाता है तो। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये एक इनिशियल वेट असाइन करना है सबको, सारी रोज को, राइट। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं अपना इनिशियल वेट। तो इनिशियल वेट सबको कितना मिलेगा, 0.167, 0.167, 0.167, 0.167, 0.167, 0.167, सबको बराबर मिलेगा शुरुआत में। अब होता है अगला स्टेप शुरू। ये तो हो गया, इजी सा स्टेप था। ठीक है, मैं सारे वेट्स का रो का कैसे वेट बता रहा हूँ आपको, ऐसे मतलब जो रो 1 वाला वेट होगा वो W1 होगा, रो 2 वाला W2 होगा, रो 3 वाला W3 होगा। ठीक है, ऐसे सो ऑन, राइट। स्मॉल w से वेट को किससे डिस्क्राइब करते हैं, स्मॉल w। देन अपना होगा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप होगा, वेट है हमारे पास, तो पहला वीक लर्नर ट्रेन कर दो, ट्रेन फर्स्ट वीक लर्नर। ठीक है, अब वीक लर्नर क्या होता है, डिसीजन ट्री होता है। ठीक है, जनरली केस में डिसीजन ट्री को यूज करते हैं क्योंकि डिसीजन ट्री बेस्ट रहता है हमारे लिए। तो सपोज अब देखो, मैं डिसीजन ट्री तो पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप नहीं जा रहा, तो डिसीजन ट्री पढ़ना है तो डिसीजन ट्री वाली वीडियो में देखो। यहाँ पे मैं सपोज करके मान के चल रहा हूँ कि ऐसा डिसीजन ट्री बन रहा है। तो मान लो हमने डिसीजन ट्री की कैलकुलेशन वगैरह की, ठीक है, अपने डेटा के ऊपर यहाँ पे, और हमें पता चला कि x1 और x2 में से हमारा जो रूट नोड है, ठीक है, ऐसे ही बनता है आपका डिसीजन ट्री। जो आपका रूट नोड है वो बन रहा है x1, और हमने जो थ्रेशोल्ड मिला है हमें, जब न्यूमेरिकल कॉलम होते हैं तो आपको एक थ्रेशोल्ड मिलता है, तो थ्रेशोल्ड हमारा मिल रहा है 1.5। तो एक दो कैटेगरी बनेगी, x1 लेस देन इक्वल टू 1.5, x1 ग्रेटर देन 1.5। ठीक है, जब x1 लेस देन 1.5 है तो हमारा जो मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है वो कर रहा है 3 प्रिडिक्ट कर रहा है, वो 3.0 डेसिमल में। और जो ये वाली ये वाली कंडीशन हो रही है तो 5.0 प्रिडिक्ट कर रहा है। तो ये आपका पहला वीक लर्नर है। ठीक है, तो हमारे रूट नोड है x1, थ्रेशोल्ड है 1.5, और ये आपका कुछ ट्री है, राइट। देन करो डू प्रिडिक्शन, अपनी पहली प्रिडिक्शन करना स्टार्ट करो। अब मैं प्रिडिक्शन को किससे दिखाऊंगा, वाई हैट से। तो यहाँ पे हम प्रिडिक्शन करना स्टार्ट करते हैं।
आई थिंक दिख रहा होगा आपको। तो हमने रूट नोड x1 को सिलेक्ट किया है, तो x1 के हिसाब से करो। तो 1 लेस देन 1.5 है, तो 1 जो लेस देन 1.5 है तो क्या प्रिडिक्ट करेगा? 3 प्रिडिक्ट करेगा। तो पहले वाले में 3 प्रिडिक्ट होगा, 3.0। x1 पे फोकस करो, हाँ 2 2 1.5 से ग्रेटर है, तो ये क्या प्रिडिक्ट करेगा? 5.0। 1 लेस है, 3.0। 3 ग्रेटर है, 5.0। एंड देन 2 ग्रेटर है, 5.0। एंड 3 ग्रेटर है तो 5.0। ठीक है, तो ये आपकी हो गई इनिशियल प्रिडिक्शंस, जो सबसे पहली प्रिडिक्शन थी आपकी। ठीक है, वाई हैट आपका ये प्रिडिक्टेड वाला था, राइट। तो चलो प्रिडिक्शन भी कर दी। देन क्या करेंगे हम? थर्ड स्टेप। करोगे आप कैलकुलेट एरर। कैलकुलेट करोगे एरर। एरर कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है? ये ऑलरेडी आपको पता है, वाई माइनस वाई हैट, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड। ठीक है, सबके लिए कैलकुलेट करो एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड। अब एरर को मैं दिखा रहा हूँ, ई से दिखा लेते हैं। ठीक है, एरर को किससे दिखा रहे हैं हम? स्मॉल ई से। तो से E1 कैलकुलेट करते हैं, मान लो E1 क्या होगा हमारा? रो वन में जाओ, आपका वाई हैट माइनस, सॉरी, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड ना, तो 3.5 माइनस 3.0 तो कितना आएगा? 0.5, राइट। तो यहाँ पे हम अपनी लिखते हैं, एरर लिखते हैं। तो ये होगा 3.5 माइनस 3.0, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड। वाई हैट आपका प्रिडिक्टेड है, तो ये आएगा 0.5। देन 2.0 माइनस 5.0, तो ये आएगा आपका माइनस 3.0, राइट। देन आपका 4.0 माइनस 3.0, 1.0। 6.0 माइनस 5.0, 1.0 ही आएगा इसका भी। 5.0 माइनस 5.0, 0.0। ठीक है, देन 4.5 माइनस 5.0 माइनस 0.5। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एरर्स आ गई सारी। इसको मैं डब्लू से दिखाऊंगा, यानी डब्लू, स्मॉल डब्लू है, ये। तो स्मॉल डब्लू 1, सॉरी, हाँ, ये डब्लू 1, डब्लू 2, डब्लू 3, डब्लू 4, डब्लू 5, डब्लू 6। ठीक है, इसको मैं स्मॉल ई से दिखाऊंगा, E1, E2, E3, E4, E5, E6। ठीक है, क्योंकि एक नोटेशन भी रखनी पड़ती है ना अपने के लिए, समझने के लिए। चलो, ये तो हो गई एरर। यहाँ पे ये क्या कर रखा है? एरर भी निकाल दी। देन आप निकालोगे अब ये तो हो गई आपकी रो वाइज एरर थी ये रो वाइज एरर निकाली ना हमने, हर रो की एरर निकाली। अब आप ओवरऑल वीक लर्नर की एरर निकालोगे एक। अब कैलकुलेट करो, वेटेड एरर बोलते हैं हम इसे। ये शायद अब एक दो पहले भी देख चुके हैं हम, वेटेड एरर का, फॉर वीक लर्नर। हमारा जो पहला वीक लर्नर था, कौन सा था पहला वीक लर्नर? ये वाला। तो इसका ओवरऑल वेटेड एरर निकालना है हमें अब। वेटेड एरर, ये टर्म याद रखना। अब वेटेड एरर को हम क्लासिफाई करेंगे ई से। तो हम E1 निकाल रहे हैं क्योंकि पहला वीक लर्नर है ना हमारा। तो इसके लिए आप करोगे, इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ W इंटू मॉडुलस ऑफ ई। अब क्या है ये, देखते हैं अभी। तो ई को निकालने के लिए इक्वल टू, आपको समेशन करना है W इंटू ई का, यानी W लेना है, इंटू ई करना है, प्लस करना है। और यहाँ माइनस को आप इग्नोर कर दोगे, क्यों? वहाँ पे मॉडुलस है ना, तो माइनस आपका हट जाता है। मॉडुलस के अंदर अगर कुछ भी माइनस होता है तो बाहर क्या आता है? पॉजिटिव आता है ना। तो आपको सारे वेट्स को W इंटू ई करना है, प्लस करना है, W इंटू ई प्लस। तो पहला क्या करोगे? 0.167 इंटू 0.5, 0.167 इंटू 0.5 प्लस। सेकेंड रो के लिए देखो, 0.167 है, एंड इंटू सेकेंड वाली एरर क्या थी? सेकेंड रो की एरर थी हमारी शायद 3.0। एंड देन वापस, क्योंकि वेट तो सबके सेम था ना शुरुआत में,
इंटू थर्ड रो की एरर देखो जरा, क्योंकि माइनस 3.0 था, हमने 3.0 लिया। क्यों? मैंने बताया ना आपका नेगेटिव नहीं करेंगे हम कंसिडर, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट। 1.0 थर्ड वाले का प्लस हमारा फोर्थ का होगा 0.167 इंटू 1.0, ये भी 0.167 इंटू 1.0। देन फिफ्थ रो का देखेंगे 167 इंटू फिफ्थ का है 0.0 एंड 0.5, 0.0 प्लस 0.167 इंटू 0.5। याद रखना माइनस इग्नोर करोगे, क्यों? मॉडुलस वाले के साइन की वजह से। तो आपकी ओवरऑल एरर कैलकुलेट करना है, इसको इंटू वगैरह करके सब कुछ। तो ये अप्रॉक्स आनी चाहिए 1.002, थोड़ा आगे नीचे होगा तो देख लेना एक बार। तो ये आपकी ओवरऑल एरर आ रही है पहले वीक लर्नर की, इस वीक लर्नर की आपकी ओवरऑल एरर है ये, वेटेड एरर बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा? अब हमें कैलकुलेट करना है एक और चीज। वो एक और चीज क्या है? वो है अल्फा। हमें कैलकुलेट करना है अब अल्फा। अल्फा अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है आपका वेट ऑफ वीक लर्नर। देखो, मैंने आपको शुरुआत में बताया था एक बार कि अब तक आप देख रहे थे कि जनरली फीचर्स को या वीक लर्नर को वेट असाइन होता था, बट मैंने आपको एडाबूस्ट केस में बताया रोज को असाइन होगा और वीक लर्नर को असाइन होगा वेट। मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक बार ताकि याद रहे ये। वेट किस किस को असाइन होते हैं? वेट्स असाइन एक तो रोज को होंगे एंड वीक लर्नर को होंगे। ठीक है, तो अल्फा देखो, ये रोज वाले वेट तो हमारे ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये डब्लू, ये वाला ये रोज वाले वेट है। ठीक है, अब हम अल्फा निकाल रहे हैं, ये आपका वीक लर्नर का वेट है। ठीक है, तो ये आपको बताता है कि कितनी इंपॉर्टेंस किस वीक लर्नर को कितनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। तो हम क्या निकाल रहे हैं अभी? अल्फा 1 अपने पहले वीक लर्नर के लिए अपना वो निकाल रहे हैं अल्फा। तो अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका 1/2 नेचुरल लॉग ln, जिसको हम डिनोट करते हैं 1 माइनस वेटेड एरर अपॉन वेटेड एरर। कैपिटल ई से दिखाया था वेटेड एरर को हमने। तो बस अल्फा 1 कैलकुलेट करो अब। 1/2 ln 1 माइनस 1.002 अपॉन 1.002। इसको कैलकुलेट करोगे, अब देखो इसमें कैलकुलेट में दिक्कत होगी। ये आपका आएगा ना, ये कितना आने वाला है आपका? माइनस इन्फिनिटी जाएगा ये। ठीक है, जो कि जनरली नहीं पहुंचना चाहिए। यहाँ पे क्यों पहुंच रहा है ये? क्योंकि ना यहाँ पे दिक्कत ये है कि हमारे पास बहुत लेस सैंपल्स है। अब मैंने आपको बताया बूस्टिंग एल्गोरिथम क्या पावरफुल एल्गोरिथम्स हैं, किसके लिए यूज होते हैं? जब आपके पास डेटा सेट काफी अच्छे खासे बड़े हों। और यहाँ पे हम पास 6 कॉलम, सॉरी 6 रोज हैं। 6 रोज में कैसे काम करेगा कोई बूस्टिंग एल्गोरिथम? लीनियर रिग्रेशन तक काम ना करे 6 रोज में तो इसलिए ये माइनस इन्फिनिटी का आ रहा है अगर आप ये कैलकुलेट करोगे। बट मैं मान के चलता हूँ कि हमारा माइनस इन्फिनिटी नहीं आ रहा। ठीक है, सपोज कर लेते हैं बस एक बार के लिए। और हमारा कुछ और आ रहा है, क्योंकि मेरे को आपको यहाँ मैथमेटिकली तो समझाना है ना। अब माइनस इन्फिनिटी लेके तो चल नहीं सकता मैं। माइनस इन्फिनिटी लेके चलूंगा तो आगे कोई कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती। ठीक है, एल्गोरिथम यही खत्म, काम ही नहीं करेगा एल्गोरिथम। तो मैं मान के चलता हूँ कि हमें यहाँ मिल रहा है अल्फा इक्वल टू -0.5 मिल रहा है। ठीक है, -0.5 मिल रहा है, ना कि इन्फिनिटी मिल रहा है। ठीक है, ये सपोज कर रहे हैं बस। जनरली जनरली नेगेटिव आपका आता भी नहीं, सॉरी नेगेटिव बोल रहा हूँ, इन्फिनिटी आपका आता भी नहीं है। ऐसी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर आएगा। वो तो यहाँ पे इन्फिनिटी इस वजह से आ रहा था क्योंकि हम पे रोज कम थी। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये कैलकुलेट करने के बाद आपको -0.5 मिला, जो कि असल में है नहीं, बट मान लो। ओके, तो ये हो गया आपका फिफ्थ स्टेप। देन हम चलेंगे अपने सिक्स स्टेप पे। अब होगा आपका वेट अपडेशन। ये तो आप देख चुके ऑलरेडी, ये वाला स्टेप, अपडेट वेट्स। ठीक है, अपडेट वेट्स करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो वही फॉर्मूला रहेगा
जैसे हम करते थे ओल्ड, सॉरी, न्यू इक्वल टू ओल्ड इनटू प्लस करके था ना पहले भी एक फॉर्मूला, ग्रेडियंट बूस्ट में पढ़ा था। बस एक चेंज हो जाएगा उसमें लास्ट का टर्म। तो हमें जो वेट्स अब नए मिलेंगे, वेट्स डब्ल्यू न्यू न्यू इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड इनटू, यहाँ चेंज होगा थोड़ा, ये आपका ई एक्सपोनेंट वाला ई है, ठीक है, ये एरर वाला ई नहीं है, ये उस वाले ई से कंपेयर मत कर देना इसे यहाँ वाले से। ये एक्सपोनेंट वाला ई है जो मैथमेटिकल में एक्सपोनेंट यूज होता है, जो आपके कैलकुलेटर में भी होता है एक ई बटन, वो वाला ई है ये, ठीक है। अल्फा 1 इंटू, और जो ये ऊपर वाला ई लिखा हुआ है ये आपका एरर वाला ई है, ठीक है, और ये आपका एक्सपोनेंट वाला ई है, कंफ्यूज मत होना दोनों में। तो कैलकुलेट करते हैं, पहले हम W1 न्यू निकालते हैं, ठीक है। देखो ओल्ड आपके ये वाले हैं, ठीक है, इनिशियल वेट आपके W ओल्ड है, अब आपको W न्यू निकालने हैं। तो W न्यू निकालने का फॉर्मूला वही, W ओल्ड कितना है हमारा 0.167 इंटू ई, अल्फ़ा कितना निकाला अभी आपने -0.5, और एरर आपने, अगर कोई नेगेटिव में है एरर, बाहर आके पॉजिटिव होगी वो। तो पहली वाली हमारी एरर कितनी थी 0.5 थी, पहले रो की, पहले रो की एरर देखो 0.5 ना, ठीक है। तो ये आपका पहले रो का निकलेगा W1 न्यू, तो W1 न्यू आएगा आपका 0.130। सेम W2 न्यू निकालोगे 0.167, क्योंकि इनिशियल वेट तो यही था सबका ही, इंटू ई -0.5 यही रहेगा, इंटू ये आएगा 3.0, -3.0 है लेकिन मॉडुलस की वजह से 3.0 आएगा यहाँ, सेकेंड रो का वो देखना है एरर। और अल्फा 1 तो सबका सेम रहेगा ना, क्योंकि पहले वीक लर्नर का है तो सबका -0.5 रहेगा वहाँ। और जब अगला स्टेप करोगे, अगला वीक लर्नर बना के करोगे, तो यहाँ पे अल्फा 2 हो जाएगा अगली बार, फिर अल्फा 3, अल्फा 4, ऐसे करके चलता है। फिर ये होगा आपका आएगा 0.037। ऐसे ही औरों के लिए भी निकालना है, W3, W4, W5 एंड W6 के लिए भी। तो मैं आपको यहाँ निकाल के देता हूँ आपके न्यू वेट्स, ठीक है, आपके इनिशियल वेट्स एंड यहाँ पे न्यू वेट्स लिख देता हूँ, इसको W न्यू से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पहले वाले का क्या निकाला हमने 0.130, जो अभी कैलकुलेट करा, देन हमने निकाला 0.037, बाकियों का भी आप निकालोगे तो आएगा ये 0.102, इसका भी आएगा 0.102 क्योंकि दोनों का एरर सेम था, इसका आएगा 0.167, इसका आएगा 0.130, ठीक है। जिन जिन के एरर सेम आ रहे हैं उनके देखो वेट्स भी सेम आ रहे हैं, राइट। तो ये आपके आ चुके हैं नए वेट्स। देन जो हमारा अगला स्टेप होगा इन वेट्स का होगा नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो थोड़ा सा लंबा है लेकिन इजी है ये, कोई मैथमेटिक एडवांस यूज नहीं हो रहा, देखो अब तक इनटू माइनस वगैरह ही कर रहे हो आप, ऐसा कुछ है नहीं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कुछ कर रहे हो। अब करना है नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेट्स। इससे क्या होता है कि वेट्स आपके नॉर्मलाइज हो जाते हैं, नॉर्मलाइजेशन नहीं पड़ा तो स्केलिंग टेक्निक वाली वीडियो है उसमें, फीचर इंजीनियरिंग में, उसमें देख लेना, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेट्स। नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेट्स के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेट्स के लिए, हम्म, सारे वेट्स का टोटल सम कर दो, टोटल सम 0.130 प्लस 0.037 प्लस 0.102 एंड सो ऑन, जितने भी थे वो आपके आखिरी तक, छः के छः वेट्स है ना, जो हमने न्यू वेट्स निकाले हैं उनका सम करो, तो आपका आएगा ये 0.668, ठीक है। अब नॉर्मलाइज वेट यूज़ करो, यूज़ नॉर्मलाइज वेट्स, जो भी आपने न्यू वेट्स लिखे हैं कॉलम के अंदर वो नॉर्मलाइज नहीं है आपके, ठीक है। तो हमें नॉर्मलाइज वेट्स यूज़ करने चाहिए, उससे आपके आउटपुट अच्छे आने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले W1 न्यू निकालेंगे नॉर्मलाइज्ड वाला, तो उसके लिए क्या होगा, पुराना वाला यूज़ करो,
मतलब नॉन नॉर्मलाइज वाला 0.130, 0.130 एंड डिवाइड बाय टोटल सम 0.668, तो ये आएगा आपका 0.195। ठीक है, ऐसी W2 के साथ करो। ये आएगा आपका W2 क्या था हमारा 0.037 डिवाइड बाय 0.668, तो ये आएगा आपका 0.055। वैसे आप W3, W4, W5 एंड W6 के लिए करो, इन चारों के लिए भी करना। देन हम यहाँ क्या करेंगे, इनको हटा देंगे। ये क्योंकि आपके नॉन नॉर्मलाइज वेट्स थे, इनको यूज़ नहीं करते हम नॉर्मलाइज वेट्स को यूज़ करते हैं। इनको हटा दो, ये तो मैंने अभी आपको दिखाने के लिए बताया था। अब नॉर्मलाइज वेट्स लिख दो इसकी जगह पे। नॉर्मल वेट्स क्या रहता है, W1 हमारा 0.195 था, 0.195, 0.195। अगले वाले का हमने निकाला 0.005, 0.055 था। देन वैसे आप W3 W4 आपने मैंने कहा आपको निकाल देना, वैसे ही करना है, वेट्स को लेना जो मैंने यहाँ पे नॉन नॉर्मलाइज वेट्स थे और डिवाइड बाय 0.668 कर देना, आपको नॉर्मलाइज वेट मिल जाएंगे। टोटल सम से डिवाइड कर देना है उनको। W3 आपका आएगा 153, इसका भी 0.153 आएगा, इसका आएगा 0.250 एंड देन आपका आपका आएगा 0.195। तो ये आपके आ चुके हैं न्यू वेट्स। ठीक है, अब देखो जिसका जितना ज़्यादा वेट होगा ना, मतलब वो रो हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा वेट किसका है, 0.250 का। तो यानी मान के चलो फिफ्थ वाली जो रो है वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रो है। ठीक है, एंड देन बाकी देखते रहना, उसके बाद 0.195 है, तो रो 1 और रो 6 उसके बाद हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ रो के बाद। राइट, तो वेट्स के हिसाब से आपकी रो की इंपॉर्टेंस डिसाइड होती है। ओके, देन जैसे आपका सिक्स स्टेप हो जाएगा, आप करोगे रिपीट करना सारे स्टेप्स। कहाँ से कहाँ तक, आई थिंक जहाँ से आपने वेट्स के साथ काम करना शुरू किया था, सेकंड, सेकंड से लेके 7 तक। ओके, यहाँ नहीं लिखना था, सॉरी, यहाँ पे नहीं लिखना था, लास्ट स्टेप के बाद लिखना था ये। हम्म, ये नॉर्मलाइज वेट्स मिल गए, उसके बाद करना है आपको रिपीट करने स्टेप्स। कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 7 तक, यहीं तक। ठीक है, कब तक करने, अनटिल जो मिस क्लासिफाइड इंस्टेंसेस हैं वो कम ना हो जाए, अनटिल मिस क्लासिफाइड रोज बिकम लेस। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर 10 रोज हैं मिसक्लासीफाई हो रखी, सॉरी 10 है आपके पास ओवरऑल डेटा में, 5 उसने सही प्रिडिक्ट की, 5 बेकार की, अगले आइट्रेशन में अगले वीक लर्नर ने 3 सही प्रिडिक्ट कर दी, 2 बची। जैसे करके जब तक आपका ये गलत जो प्रिडिक्ट हो रही है वो कम ना हो जाए, तब तक आपका ये स्टेप्स चलते रहते हैं, वेट्स अपडेट होते रहते हैं, ये सब चलता रहता है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा ओवरऑल। अब जो आपको ये नए वेट्स मिले हैं, ये आपको नए वेट्स मिल गए, अब इन पे वही चीज़ अप्लाई करो जो आपने इनिशियल वेट्स पे किया था। अब इन कॉलम्स को भूल जाओ, ये इनिशियल वेट, वाई और एरर, ये आपके न्यू वेट्स हैं। अब आप वापस इससे वाई निकालोगे। ठीक है, देन उसके बाद आप इस पे एरर निकालोगे, सॉरी वाई बोल रहा हूँ, वाई हेड। न्यू वेट्स के हिसाब से आप वाई वाई हेड निकालोगे, देन एरर निकालोगे, फिर आपको वापस नए न्यू वेट्स मिलेंगे। देन ये प्रोसेस चलती रहेगी, रिपीट कंटिन्यूसली लूप में। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी हो जाती है ट्रेनिंग कंप्लीट, ये आपकी मॉडल की ट्रेनिंग हो जाती है कंप्लीट। अब आप बोलोगे इसका प्रिडिक्शन फेज भी होगा फिर तो, सेवंथ एंड देन हमारा प्रिडिक्शन। तो प्रिडिक्शन का भी है इसका। अब प्रिडिक्शन कैसे करता है ये देखना। अब प्रिडिक्शन करने का तरीका इसका अलग है थोड़ा सा।
मैं मान के चलता हूँ मेरे पे ऑलरेडी एक मॉडल बना हुआ है। इस वाले को नहीं लेते अभी के लिए, जो अब तक ट्रेनिंग वगैरह में किया ना, हम एक अलग सा लेते हैं। मान लो हमारे जो मॉडल था उसमें 3 वीक लर्नर थे, ठीक है? शॉर्ट करने के लिए, वीक लर्नर 1, वीक लर्नर 2 एंड वीक लर्नर 3, ठीक है? पहला वीक लर्नर हमारा ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है? सारे बनाता हूँ पहले मैं, ठीक है? तो इस वाले वीक लर्नर में हमारी x1 रूट नोड है, इसमें x2 रूट नोड है, इसमें x1 रूट नोड है। इसमें हमारा थ्रेशोल्ड x1 लेस देन 2.5, 1.5 लेते हैं, 1.5, और x1 ग्रेटर 1.5, थ्रेशोल्ड 1.5 का है। यहाँ पे भी थ्रेशोल्ड 1.5 का ही लेते हैं, टू ग्रेटर देन 1.5। यहाँ पे भी, यहाँ पे 2.5 का ले लेते हैं, थोड़ा अलग कर लेते हैं ना, देन 2.5, x1 ग्रेटर 2.5, और कुछ प्रिडिक्शन वैल्यूज डाल देते हैं, कुछ भी रैंडमली, 3.0 और 5.0 प्रिडिक्ट करेगा, 4.0 कर देगा, 3.5 कर देगा, देन 2.5 कर देगा, ये कर देगा, 4.5 कर देगा। और मैंने बोला था ना इसमें अल्फा निकलता है हर वीक लर्नर के लिए एक, ठीक है? तो मान लेते हैं अल्फा 1 निकल रहा है हमारा 0.5, अल्फा 2 ये सेकंड वीक लर्नर के लिए निकल रहा है 0.3, अल्फा 3 निकल रहा है 0.2। तो इसमें आपको देखो अल्फा से ये भी पता चलता है कि जो वीक लर्नर 1 है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीक लर्नर 2 से और वीक लर्नर 3 से। तो ये आपके हो गए 3 वीक लर्नर, ठीक है? और उनके अल्फा वैल्यूज हो गई यहाँ पे। देन सपोज यूज़र ने इनपुट दिया है, अब यूज़र ने बोला मुझे प्रिडिक्ट करके बताओ। तो मैंने आपको इनपुट दिया है x1 इक्वल टू 2 और x2 इक्वल टू 2, ठीक है? अब प्रिडिक्शन कैसे करोगे ये देखो। सबसे पहले क्या करोगे आप, गेट प्रिडिक्शन ऑफ ईच वीक लर्नर, प्रिडिक्शन ऑफ ईच वीक लर्नर, सारे वीक लर्नर से अब उनकी प्रिडिक्शन मांगो सेपरेट। तो हम वीक लर्नर 1 की प्रिडिक्शन देख लेते हैं। वीक लर्नर 1 की प्रिडिक्शन को मैं h1 से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है? h1, h2 एंड h3। तो h1 की प्रिडिक्शन देखो, हम्म, आपका एक्स सॉरी वीक लर्नर 1 की प्रिडिक्शन देखो। x1 क्या है आपका 2, क्योंकि x1 आपकी रूट नोड है तो x1 पे फोकस करेगा। अब 2 है, 2 लेस देन 1.5 है, ग्रेटर देन 1.5 है? ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 1.5 है, तो क्या आएगा 5.0। इसकी आ गई 5.0। सिमिलरली बाकी के निकालोगे, ये x2 पे फोकस करता है तो x2 2, 2 लेस देन 1.5 है, ग्रेटर देन ऑफ कोर्स, तो ये 3.5 पे जाएगा। ऐसे सेम थर्ड वाले के साथ करोगे, वो भी x1 पे फोकस करता है तो ये जाएगा 2.5 पे, क्योंकि ये लेस देन में आता है ना, तो ये आपको 2.5 मिल गए। ये वीक लर्नर 1 की प्रिडिक्शन है, वीक लर्नर 1, ये वीक लर्नर 2, ये वीक लर्नर 3, उसको एच से डिनोट कर रहे हैं हम, ठीक है? अब आप कैलकुलेट करोगे वही चीज़, कैलकुलेट वेटेड सम। ये वेटेड सम सुना सुना सा लग रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ट्रेनिंग के स्टेप में भी देखा था एक, ठीक है? तो अब जो आपका आउटपुट निकल जाएगा यहाँ से, वाई हेड से डिनोट कर देना हम प्रिडिक्टेड आउटपुट अपना। तो बस इसका प्रिडिक्टेड क्या है, अल्फ़ा 1 इंटू h1, अल्फ़ा 2 इंटू h2, अल्फ़ा 3 इंटू h3। अल्फ़ा 1 कितना था हमारा 0.5 था, h1 कितना है 5.0, अल्फ़ा 2 हमारा था 0.3, 3 था 0.2 था, 0.3 है, 0.3 इंटू h2 हमारा कितना था 3.5, अल्फ़ा 3 था 0.2 इंटू h3 हमारा 2.5। देन आपका जो ओवरऑल आएगा यहाँ पे, इसको कैलकुलेट करो,
4.05। तो ये आपके मॉडल ने आपको आउटपुट दिया है प्रिडिक्टेड, कि उसने ये करके दिया प्रिडिक्शन आपका। तो ऐसे काम करता है आपका प्रिडिक्शन फेजेस का एडा बूस्ट का। इजी था, बट इस वेटेड सम को उससे कंफ्यूज मत करना, भले ही थोड़ा नाम सिमिलर लग रहा है। देखो ये वाला वेटेड सम, यहाँ पे जो वेटेड हो रहा था ये वेटेड एरर थी जो हमने, ठीक है, और ये वेटेड सम है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना इसमें। ओके, तो ये आपकी था मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन। ट्रेनिंग फेज तो आई थिंक आपको समझ आ ही गया था। तो देखो यही है ना इसमें, कि आपकी अल्फा की वैल्यू ना डिटरमाइन करती है कि किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो आपके जो इस वाला एरिया है, ठीक है, ये वीक लर्नर 1 का है, ये वीक लर्नर 2 का है, ये वीक लर्नर 3 का है। तो वीक लर्नर 1 को ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि देखो बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया गया है इसे, इसको छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया गया है, इसको और छोटी वैल्यू से, ठीक है। तो मतलब जो इसका एच वन आउटपुट है, एच वन आउटपुट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है, क्योंकि इसे बड़े नंबर से इंटू किया गया है। इसको थोड़े छोटे से किया गया, तो इसको इसको मीडियम वैल्यू दी गई है, और इसको बहुत कम वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो वो ऐसे काम करते हैं आपके अल्फ़ा, राइट। एंड आपके दोनों में वेट असाइन होते हैं, रोज में भी वेट असाइन होते हैं, वीक लर्नर में भी असाइन होते हैं वेट एडा बूस्ट के केस में। तो यही आपका जो मेन आपको याद रखना है वो यही रखना है कि वेट दोनों जगह असाइन होंगे, वीक लर्नर पे भी एंड आपके रोज पे भी। ये इसको अलग बनाता है आपके एडा बूस्ट को, राइट। तो ये हो गया आपका मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन। इसके बाद हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे। तो अब हम देख रहे हैं एडा बूस्ट का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले हमने यहाँ पे हमने क्लासीफायर का यूज़ किया है, ठीक है, रिग्रेसर का छोड़ के क्लासीफायर, क्योंकि क्लासीफायर इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। यहाँ पे सबसे पहले हमने पांडास, फिर हमने आइरिस डेटा सेट, फिर हमने sklearn डॉट एनसेम्बल से एडाबूस्ट क्लासीफायर को किया है। रिग्रेशन का केस होगा तो एडाबूस्ट रिग्रेसर कर देना, बस इतना फ़र्क है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, एक्यूरेसी स्कोर, क्योंकि क्लासिफिकेशन का तो क्लासिफिकेशन की मैट्रिक्स यूज़ करेंगे, आप प्रिसिजन और रिकॉल भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, प्रिसिजन स्कोर और रिकॉल स्कोर। फिर मैंने ये नंपाई और मैटप्लॉटलिब का क्यों यूज़ किया है, देखते हैं अभी। सॉरी, मैटप्लॉटलिब का, नंपाई तो होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना जो आइरिस डेटा सेट है उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इतना मैं कॉपी कट कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे टी एफ डॉट हेड लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऐसा डेटा सेट है, आइरिस के साथ आप फैमिलियर होंगे वैसे ही। तो ये आपका डेटा सेट है, इसमें 4 इनपुट कॉलम है, एक आउटपुट कॉलम है आपका टारगेट, राइट। फिर हमने एक्स के अंदर सारे इनपुट कॉलम स्टोर करें, वाई के अंदर आपके आउटपुट कॉलम को स्टोर किए। फिर हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगाया है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन तो जाएगा ट्रेनिंग के लिए, एक्स टेस्ट जाएगा टेस्टिंग के लिए, और एक्स टेस्ट से जो प्रिडिक्शन आएगी वो हम वाई टेस्ट के साथ कंपेयर करके अपनी एक्यूरेसी निकाल लेते हैं। फिर मैंने एडा सी एल एफ के अंदर आपका एडाबूस्ट क्लासीफायर इनिशलाइज किया है, जो इसके बेसिक बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होते हैं उन्हीं के साथ। इनको आप हटा भी दोगे तो भी बात बराबर ही है, ठीक है। फिर मैंने उसको फिट कर दिया, यानी ट्रेन कर दिया एक्स ट्रेन वाई ट्रेन के ऊपर। फिर मैंने उसको प्रिडिक्ट कर दिया एक्स टेस्ट के ऊपर, और प्रिडिक्शन को किसके अंदर स्टोर कर दिया, वाई प्रेड के अंदर। फिर मैंने वाई टेस्ट और वाई प्रेड को कंपेयर करके एक्यूरेसी स्कोर निकाल दिया, 100% एक्यूरेसी, क्योंकि छोटा सा डेटा सेट है, एडा बूस्ट अच्छा परफॉर्म करेगा, सिंपल सा डेटा सेट है वो, ठीक है। बल्कि इतने सिंपल डेटा सेट पे हमें एडा बूस्ट या बूस्टिंग टेक्निक लगानी भी नहीं चाहिए, जो सही नहीं रहता, ओवर किल रहता है, एक तरह से ओवर फिटिंग के चांसेस रहते हैं, राइट। जब भी आपकी एक्यूरेसी 100% आ रही है ना, मान के चलो कि ओवर फिटिंग के बहुत चांसेस हैं। एक्यूरेसी जो जनरली बेस्ट रहती है वो 95, 98, कोई भी मॉडल आपका परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, गलती होनी चाहिए थोड़ी बहुत मॉडल में। देन मैंने आपको दिखाया, देखो एडा सी एल एफ डॉट फीचर इंपॉर्टेंस, अगर आप ये एट्रीब्यूट यूज़ करोगे, कॉपी करते हैं एंड पेस्ट करते हैं, ये देखो 0 0 0.46 0.54, ये आपको क्या इंपॉर्टेंस दे रहा है, फीचर की इंपॉर्टेंस दे रहा है आपको, कि कौन सा फीचर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो उसको मैंने यहाँ पे ग्राफिकली करके दिखाया है, ये देखो। तो इसके हिसाब से एडाबूट के हिसाब से आपके जो पेटल विड्थ और पेटल लेंथ है, यहाँ पे नीचे कर दूँ थोड़ा,
पेटल विड्थ और पेटल लेंथ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेपल विड्थ सेपल लेंथ को तो उसने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, राइट। देन हम जाते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में इसमें देखो मैंने बोला था आपको शुरुआत में, ज़्यादा हाइपर पैरामीटर है नहीं इसमें, 1996 में बना था ये। तो आपके जो मेन हाइपर पैरामीटर हैं वो आपके हैं, पहला होगा आपका एस्टिमेटर, ठीक है। इसका पहला नाम शायद बेस एस्टिमेटर था, अब एस्टिमेटर हो चुका है, ठीक है। देखो पहला बेस एस्टिमेटर था, अब इसका रीनेम करके एस्टिमेटर कर दिया इन्होंने नाम, राइट। तो बाय डिफॉल्ट जो बेस एस्टिमेटर रहता है वो डिसिजन ट्री रहता है। हम डिसिजन ट्री का यूज़ करते हैं ना वीक लर्नर की तरह एडाबूस्ट के अंदर, बट आप चाहो तो किसी और एल्गोरिथम को भी अंदर यूज़ कर सकते हो एज अ वीक लर्नर एडाबूस्ट के केस में। तो आप एस्टिमेटर से यहाँ डिसिजन ट्री क्लासीफायर की जगह कोई और क्लासीफायर जोड़ दो, मतलब मान लो आपने वो लगा दिया नाइव बेस, ठीक है। तो नाइव बेस को भी आप यूज़ कर सकते हो एज अ वीक लर्नर इसके अंदर, एडाबूस्ट के अंदर, ठीक है। अगला होगा एन एस्टिमेटर। एन एस्टिमेटर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है, कि नंबर ऑफ डिसिजन ट्री या नंबर ऑफ वीक लर्नर आपके कितने बनेंगे, कितने आइट्रेशन कितने बनेंगे। जैसे अभी हमने मैथमेटिकल देखा था, उसमें तो एक ही बनाया था हमने, ऐसे ही एक करके एक दो करके तीन करके कितने बनाने हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी 50 रहती है। एंड तीसरा आपका है लर्निंग रेट। लर्निंग रेट आपको ऑलरेडी पता है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहता है लर्निंग रेट। आप कुछ भी सेट कर सकते हो मैं उससे, आपको ऑप्टिमल लर्निंग रेट सेट करना है। यही पैरामीटर है जिसको आपको ध्यान देना है लर्निंग रेट वाले को, ठीक है। क्योंकि लर्निंग रेट ज़्यादा भी कर दोगे वो भी नुकसान है, छोटा कर दोगे वो भी नुकसान है फालतू में, राइट। बाकी आपका ये एल्गोरिथम वाला भी है, बट आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। और देखो ज़्यादा इसमें हाइपर पैरामीटर है भी नहीं, एक दो तीन चार पाँच, पाँच हाइपर पैरामीटर हैं। रैंडम स्टेट के आपके कोई इतना होते नहीं है यूज़, एल्गोरिथम वाला भी इतना यूज़ करने का है नहीं, तो बस बचे कौन, एस्टिमेटर, एन एस्टिमेटर और लर्निंग रेट। मतलब बूस्टिंग एल्गोरिथम होने के बावजूद इसको ट्यूनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है अपने में, राइट। और ये एस्टिमेटर में याद रखना है बाय डिफ़ॉल्ट कैसा डिसीजन ट्री यूज़ करता है, मैक्स डेप्थ 1 के साथ। मैक्स डेप्थ 1 क्या हुआ, ये होते हैं मैक्स डेप्थ 1। अगर डिसीजन ट्री वाली वीडियो देखी होगी, यानी एक लेवल होता है बस, मतलब जो आपकी रूट नोड होगी वो एक बार स्प्लिट होगी बस, उसको हम बोलते हैं मैक्स डेप्थ 1, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया कुछ डॉक्यूमेंटेशन और कुछ हाइपर पैरामीटर्स इसके। देन नेक्स्ट जो होगा, मान लिया कि कब एडा बूस्ट को यूज़ करना चाहिए और कब उसे नहीं करना चाहिए, तो इसको भी हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं एक बार। व्हेन नॉट टू यूज़, ठीक है। तो पहला तो ये इसका थोड़ा एडवांटेज देख लेते हैं कि ये सिंपलर है, या बोल सकते हैं ईजी है, किसके कंपैरिजन में, एक्सजी बूस्ट एंड ग्रेडियंट बूस्ट एंड एक्सजी बूस्ट, इन दोनों के कंपैरिजन में काफ़ी सिंपल है और इजी है, और नॉट मच ट्यूनिंग रिक्वायर। देखो एक तो इसका ये आपको एडवांटेज है कि इसमें ट्यूनिंग करने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तीन पैरामीटर हैं जो काम के हैं थोड़े बहुत, उनमें से भी लर्निंग रेट पे ज़्यादा फोकस करना है, बाकी तो ठीक ही है। देखो बेस एस्टिमेटर आप जनरली डिसीजन ट्री यूज़ करोगे, डिसीजन ट्री ही आपको बेस्ट रिजल्ट देता है, तो बहुत कम चांसेस है आपके डिसीजन ट्री से भटक के कहीं जाओगे। तो बचे कौन उसके बाद, लर्निंग रेट ही बचा, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा सिंपलर प्रॉब्लम्स के ही काम आएगा ये, थोड़ा सिंपलर प्रॉब्लम्स, मतलब कर लेगा, बट थोड़ा सिंपल होनी चाहिए प्रॉब्लम्स, मतलब ऐसे एकदम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दे दोगे तो ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो बहुत पुराना एल्गोरिथम है ये, ठीक है। और ग्रेड बूस्ट और एक्जी बूस्ट अभी आए हैं, मतलब रिसेंट हैं और एडवांस्ड हैं बहुत ज़्यादा, और ये 1996 का एल्गोरिथम है। दूसरा हो गया कि अगर आपके डेटा में आउटलायर्स हैं तो एडा बूस्ट की तरफ मत जाओ। क्यों,
क्योंकि देखो आपने पता है एडा बूस्ट किस पे फोकस करता है, रोज पे। अब अगर कोई रो इनमें से आउटलायर है तो दिक्कत हो जाएगी। एडा बूस्ट की अप्रोच ही रो वाइज होती है ना। अब मान लो कोई रो इनमें से एक आउटलायर्स है, तो ये तो उन पे ही फोकस करेगा और वो आपकी दिक्कत कर देगी, आउटलायर्स वाली रोज। तो अगर आपका डेटा में आउटलायर्स हैं तो डोंट यूज। ठीक है। और एक ये थोड़ा ड्रॉबैक है इसका कि पावरफुल, सॉरी, नॉट पावरफुल लिखना था, नॉट पावरफुल एज कंपेयर टू ग्रेडियंट बूस्ट एंड एक्सजी बूस्ट। अब देखो इतना पुराना एल्गोरिथम है तो कहाँ मतलब ग्रेडियंट बूस्ट और एक्सजी बूस्ट तो कंपैरिजन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता पहली बात तो। ठीक है। बट अच्छी खासी एक्यूरेसी देता है ये। उतना पावरफुल है नहीं बट डिसेंट एक्यूरेसी आपको देगा एडा बूस्ट अभी भी। आज तक यूज़ होता है एडा बूस्ट, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं इसको एक सिंपल टर्म में बताऊं तो एडा बूस्ट आया सबसे पहले, राइट। देन उसके बाद आया आपका ग्रेडियंट बूस्ट आया। देन आया हमारा एक्सजी बूस्ट। अगर और इसके बाद हमारे पास और दो एल्गोरिथम आए थे बूस्टिंग में जो थोड़े फेमस हैं। एक आया कैट बूस्ट और एक आया एल जी बी एम, लाइट ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन। एल जी बी एम तो अभी 2017 आई थिंक 2017 में ही बना है। उसको बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ने बनाया वो। तो रिसेंट बना है। तो एडा बूस्ट कब बना था सबसे पहले, सब ठीक है। तो वापस बोल देते हैं एक बार, ओजी एल्गोरिथम। ठीक है। ओल्ड इज गोल्ड। और ये ऐसा लिख सकते हैं हम कि बूस्टिंग में पहला एल्गोरिथम था, वन ऑफ द फर्स्ट लिखूंगा मैं, फर्स्ट नहीं लिखूंगा। क्योंकि वन ऑफ द फर्स्ट क्यों, क्योंकि फेमस पहला हुआ था ये, लेकिन पहला नहीं था ये। इसको पॉपुलैरिटी ज़्यादा मिली थी, तो इस वजह से इसे बोला जाता है कि वन ऑफ द फर्स्ट एल्गोरिथम था ये। बट जनरली ऐसा नहीं था, इससे पहले भी एल्गोरिथम थे बूस्टिंग के। बट वो फेमस नहीं हो पाए थे क्योंकि वो इतने अच्छे आउटपुट दे ही नहीं पा रहे थे रिजल्ट। एडा बूस्ट ने अचानक से गेम चेंज कर दिया था पूरा। और ये सिंपल प्रॉब्लम पे काम करता है जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिंपल प्रॉब्लम। ग्रेडियंट बूस्ट के बारे में आप ऑलरेडी देख चुके हो, ये थोड़ा मॉडरेट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और एक्जी बूस्ट आपका कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को। तो आप देख लेना आपकी कौन सी प्रॉब्लम है, उस हिसाब से यूज़ करो। थोड़ी सिंपल सी लग रही है तो एडा बूस्ट यूज़ कर लो। ग्रेडियंट बूस्ट कर लेना अगर थोड़ी मीडियम लेवल की लग रही है। एक्जी बूस्ट यूज़ कर लेना अगर बहुत कॉम्प्लेक्स लग रही है। अभी दो और बूस्टिंग एल्गोरिथम आ रहे हैं इसके अगली वाली वीडियोस में, कैट बूस्ट एंड एल जी बी एम। उनको भी देखेंगे तो उनको भी समझोगे आप कि कैट बूस्ट कब यूज़ करना है और एल जी बी एम कब यूज़ करना है। एल जी बी एम तो बहुत अच्छा खासा एल्गोरिथम है, 2017 बनाया और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ने बनाया उसे। ठीक है। तो बहुत पावरफुल है वो, लाइट वेट एंड पावरफुल है वो। नाम में ही उसका एल जी बी एम है, लाइट ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन। ठीक है। तो यहाँ पे होता है आपका एडा बूस्ट खत्म। अगली वीडियो में हम देखेंगे कैट बूस्ट एल्गोरिथम अपना। थैंक यू।